मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस आखिरी सांसें लेने लगा है। स्मार्ट लॉकडाउन के नतायज सामने आने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है और आखिर करीबन 5 माह के बाद जिंदगी मामूल पे आने लगी है। हफ्ते में 6 दिन अब कारोबार की इजाजत होगी। यही नहीं बल्कि मार्केट्स के औकात कार की बंदिश भी खत्म कर दी गई है। 8 अगस्त से सियासी मकामात के होटल्स खुल जाएंगे। 10 अगस्त से थिएटर, सिनेमा, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम खोलने की इजाजत होगी। स्कूल्स और शादी हॉल्स के बारे में खबर ये आई है कि सितंबर के पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 15 सितंबर से खुलने की इजाजत मिल सकती है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट का पहिया भी मुकम्मल बहाल हो गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी और मेट्रो बस पर खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। सूरत हाल मामूल पर आते ही ताजिर बरादरी भी खुश हो गई है और पैगामात में हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए वज़ीर आज़म साहब की खूब तारीफें भी जारी हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ आज के अहम दौरे के हवाले से। तो वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर में रावी मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की आमद से कबल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या क्या तैयारियां हुई, शेख ज़ैन बता रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा लाहौर के दौरान रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। शादे में वाक़े LDA ग्राउंड में इंतजाम किए गए हैं। लाहौर न्यूज़ ने मंसूबे की तमाम तफसीलात और वज़ीर आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग के नकात हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि रावी किनारे नया शहर आबाद करने के लिए 2800 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे पर प्राइवेट सरमाकारों को मदऊ किया जाएगा। रावी प्रोजेक्ट में 12 मुख्तलिफ टाउन्स बनाए जाएंगे। दरिया रावी के साथ मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और एको सिटी बनाए जाएंगे। फाइनेंशियल सिटी, डाउनटाउन, इनोवेटिव सिटी भी बनाए जाएंगे। मंसूबे की तकमील से 60 लाख लोगों को रिहायशी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। संगे बुनियाद रखने की तकरीब में 100 लोगों को मदऊ किया गया है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी है कि तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं। रावी के किनारे अब नया शहर आबाद होगा, जिसका संगे बुनियाद रखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर के दौरे में आएंगे और इसके साथ साथ कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी। उनके आने से पहले ही बड़े अच्छे ऐलान भी कर दिए गए हैं और शहरी इन हवाले से खासे खुश भी नजर आ रहे हैं। खैर, ये रिवर रावी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना मंसूबा है, लेकिन अभी तक किसी भी दौरे हुकूमत में इसको सीरियसली इस पे काम नहीं किया गया। तो अगर ये मुमकिन हो जाता है, इसका संगे बुनियाद रख दिया जाता है और फिर उस पर काम शुरू हो जाता है और काम मुकम्मल हो जाता है, तो यकीनी तौर पर ये लाहौर के शहरियों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल मंसूबा होगा कि एक जानिब तो रिवर रावी का खूबसूरत नज़ारा होगा और दूसरी जानिब रिहायशी आबादियाँ आबाद हो जाएंगी। मजीद बात शेख ज़ैनुल आबिदीन से कर लेते हैं। शेख ज़ैन, बताइएगा वज़ीर आज़म कितने बजे पहुंचेंगे और नए शहर का संगे बुनियाद कब तक रखा जाएगा? ये रावी के मुकाम पर तकरीबन 45 किलोमीटर की बेल्ट है, जिसके ऊपर एक नया शहर आबाद करने का मंसूबा बनाया गया है और जिस तरह ये 1.25 लाख एकड़ अराजी का अभी तक जो प्लान है वो तैयार किया गया है और 2800 अरब रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये शहर लाहौर का अब तक की तारीख में होने वाला सबसे महंगा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 60 लाख लोगों की रिहाइश के लिए जो इंतजाम हैं वो किए जाएंगे, जबकि 12 मुख्तलिफ जो टाउन हैं वो भी बनाने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया होगा और सबसे अहम बात, ये जो रिवर रावी फ्रंट अर्बन जोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मकसद ये है कि रावी का जो गंदा पानी है उसको साफ किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो मुल्हिका आबादियां हैं वो भी मुतासर हो रही हैं और रावी के गंदे पानी की वजह से जो हमारे लाहौर का ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी खराब हो रहा है। तो सबसे मेन तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि रावी का जो गंदा पानी है उसको साफ किया जाए। तो इसी तनाजुर में रावी के मुकाम पर 4 जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो लगाने का मंसूबा बनाया गया है और उसके बाद ये जो गंदा पानी अल्टीमेटली ये जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से इस रावी में फेंका जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाएगी और फिर उसके बाद ये पानी काबिल इस्तेमाल भी होगा, इसको किसी और मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। शेखजन, हमें ये बताइए कि ये नया शहर जो आबाद होने जा रहा है इसको लाहौर में जम किया जाएगा या फिर इसका कोई अलग से नाम भी रखा जाएगा? इस पे क्या कोई बात हुई, कोई प्लान हुआ? और दूसरा ये भी बताइए कि ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन अभी तक इस पे काम का आगाज नहीं हो सका। बिल्कुल सिद्रा, ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है। अगर ये कहा जाए कि तकरीबन 10 से 15 साल पुराना है तो ये गलत ना होगा,
लेकिन पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। इससे कबल जो जितनी भी बातें थी ना शहर को आबाद करने की, वो सिर्फ कागजों की हद तक महदूद थी। तो अभी आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो यहाँ पर आकर इसका संगे बुनियाद रख देंगे और इसकी बाकायदा अथॉरिटी भी तश्कील दे दी गई है। अब जो आपका पहला सवाल था कि क्या इसका अलग नाम भी रखा जाएगा या नहीं, अभी ये सिदरा बहुत इनिशियल मराहल में है। ये लोगों को इस चीज के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये अगले साल तक शहर आबाद हो जाएगा। ये 30 से 50 साल का प्रोसेस है सिर्फ इसको डेवलप करने के लिए। मैं कह रहा हूँ रहने के लिए नहीं, सिर्फ इसको डेवलप करने के लिए। ये मरहलावार डेवलप होना शुरू होगा। पहले शादरा की आबादी को डेवलप किया जाएगा, फिर उसके बाद कटारबंद रोड की आबादी को जो बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे जी नए शहर के हवाले से। चलें जी, चाहे कितना ही टाइम लग जाए लेकिन पहला कदम तो उठाया गया ना, काम का तो आगाज होने जा रहा है कि नया शहर आबाद हो जाएगा और फिर लोगों को खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा है, मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर साहब की जानिब से बहुत अहम फैसले नहीं बल्कि ऐलानात किए गए और फैसले तो काबीना कमेटी में हुए, जिसके बाद अहम ऐलानात ये सामने आए कि होटल्स खुलने जा रहे हैं, सियासी मकामात खुलने जा रहे हैं, टाइमिंग्स जो कारोबार की पहले पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब हफ्ते की छुट्टी भी नहीं होगी। मज़ीद कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको रिलीफ मिल गया है, कौन कौन से सेक्टर्स अभी भी मुंतज़िर हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रज़ा। हसन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ के तो मैंने नाम ले दिए, मज़ीद कौन कौन से हैं जिनको अब इजाज़त मिल गई है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने मार्केटें थी वो तमाम खोल दी गई हैं और जो कारोबार सेक्टर रहते थे, जिस तरह सनती यूनिट लगने थे या जो मिल्स वगैरह के टाइमिंग थी उसको 24 घंटे 7 हफ्ते कर दिया गया, यानी 24 घंटे खोल दिया गया तमाम। उसमें अब कोई ब्रेक थ्रू या उसमें कोई टाइमिंग नहीं थी कि बस उनके लिए ज़रूरी बनाया गया है कि उन्होंने SOPs को हर सूरत फॉलो करना है। और उनके साथ साथ जो पार्क्स थे उनको भी खोलने जा रहे हैं। और फिर जो थिएटर्स थे, सबसे बड़ी बात थी कि बहुत सारे थिएटर जो जिनसे उनका रोजगार वाबस्ता था, वो बहुत अदाकार बहुत परेशान थे। एक अच्छी खासी ये भी एक बरादरी है, वो बहुत परेशान थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उनके भी मुतालबा तस्लीम कर लिए गए, वो भी खोलने जा रहे हैं। फिर इसी तरह बाकी जो दीगर जिम्नेजियम था या पार्लर थे वो अगर बंद थे तो उनको भी खोलने जा रहे हैं। वो क्योंकि बंद थे, उनका एक टाइम मुख्तस किया गया था, वो भी सिर्फ चंद एक मुख्तसर वक्त के लिए वो भी खोल दिए गए और मार्केटों का टाइम भी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा रहा है। यानी ये आस्ता आस्ता आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी कुछ देर पहले की जो यानी रात को 12 बजे तक की जो रिपोर्ट थी वो मैं देख रहा था, जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं कि कल अब माशाल्लाह एक भी ऐसा मरीज नहीं था जिसकी हलाकत हुई हो, यानी किसी की भी हलाकत नहीं हुई। अलबत्ता बताया जाता है कि 276 नए मरीज सामने आए हैं, यानी 276 अगर केसेस सामने आए हैं तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा संजीदा होंगे, बल्कि पहली स्टेज पे होंगे, उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, उनको बेहतरी आएगी। यानी अवाम ने जो है, एक तो मीडिया का बहुत बड़ा बीच में रोल है कि हमने उनको आगाह किया कि SOPs को फॉलो करें, शऊर उनमें उजागर किया। अब देखने में ये आ रहा है कि मंडियों में या बड़े बड़ी मार्केटों में वहां पर SOPs को अभी भी फॉलो नहीं किया जाता और खासतौर पे जो ताजर बरादरी है वो इस चीज को शायद संजीदगी से नहीं लेती। हाँ, पुलिस ने या जिला इंतजामिया ने जिस हद तक हो सकता है सख्तियां करके देख ली, जितना तक हो सका कंट्रोल करके देख लिया। अगर ये ईद उल अजहा पर जो है वो मामला को कंट्रोल ना करते तो शायद आज हम फिर उसी पोजीशन में होते, आज से 2 माह पहले वाली, और वो रोजाना जो है 75 to 80 के करीब जो है वो हलाकतें हो रही होती और फिर यही था कि हमारे लिए भी मसाइल होता। वो अलग चीज है कि अवाम ने अब अपने आप को एहतियाती तदाबीर से गुजारना शुरू कर दिया है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नेजियम खुलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन अभी जो ग्रुप स्पोर्ट्स हैं उनको अभी इजाजत नहीं मिली, जैसे कि कबड्डी है जो ग्रुप्स की सूरत में खेले जाते हैं। देखिए, अब ये मैं जो क्योंकि कई मीटिंग्स मैंने खुद भी सरकार की अटेंड की हैं जाके एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इस महीने के आखिर तक तमाम चीजें नॉर्मल हो जाएंगी रूटीन के मुताबिक, यानी जो भी चीज बंद है वो तमाम चीज खुल जाएंगी। और स्कूल्स के हवाले से कहा जा रहा था कि 15 सितंबर तक शायद ये हो सकता है कि वो भी पहले यानी 1 सितंबर को खोल दिया जाए, क्योंकि हालात काफी कंट्रोल है, बेहतर है।
और तमाम की रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ एक लाहौर की रिपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि जो पीडीएमए में जो रिलीफ कमिश्नर है बाबर हयात तारर और बाकी जो अफसरान है, मोहम्मद आगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला या चीफ सेक्रेटरी या सीएम जो मीटिंग लेते हैं, उनके जो इदादोशुमार जब जिले इंतजामिया से लिए जाते हैं तो उसकी बेस पे फैसला किया जाता है। इसमें ना तो एडवाइजरी ग्रुप का कोई रोल होता है, ना हाँ ये जरूर होता है कि वहां पे जब ब्यूरोक्रेसी जब बैठती है और टेक्नोक्रेट्स बैठते हैं तो वहां पे डिसीजन लिए जाते हैं कि हमने इंप्लीमेंट कैसे। सबसे बड़ी चीज ये नहीं होता कि आपने ऑर्डर दे दें और इंप्लीमेंटेशन प्लान आपके पास ना हो। हाँ, हर दफा हम इसी चीज पे, आपको याद होगा कि इंप्लीमेंटेशन प्लान पे फोकस किया जाता था और जवाद रफीक मलिक जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उन्होंने आते साथ ये कहा था कि हम इंप्लीमेंटेशन प्लान पर ज्यादा फोकस करेंगे और उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। होटल्स के हवाले से हमें बताइए कि होटल्स खुलने जा रहे हैं सियाहती मकामात के। देखिए, सियाहती मकामात तकरीबन सारे खोल दिए जाएंगे और इसके लिए एक उन्होंने एसओपीज बनाए थे 3 दफा डिपार्टमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और इसी तरह जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो उनसे रिलेटेड बनते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, सब ने अपने अपने एसओपीज दिए थे। और तकरीबन जो मालूमात मेरे पास आई थी 27 करोड़ 52 लाख के करीब नुकसान हुआ था इन 4-5 माह के करीब जो सियाहती मकामात बंद होने से। एसओपीज भिजवाए गए, लेकिन उस पर जो हुकूमती कमेटी थी उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और एनसीओसी के इजलास में नहीं भिजवाए गए। वहां से अगर मंजूरी होती है तो फिर उसके बाद खोल देते, लेकिन क्योंकि वो एसओपीज और इंप्लीमेंटेशन प्लान उनके पास ऐसा मजबूत और मजबूत निजाम सिस्टम नहीं था। होटल्स खुलने जा रहे हैं, कैफेज तमाम खुलने जा रहे हैं, बिल्कुल सारा कुछ सिस्टम खुल जाएगा। सियाहती मकामात को देखें, वहां पे बहुत सारा, अब देखें हुजूम तो नहीं कर सकते, हुजूम अभी एहतियाती तदाबीर तो आस्ता आस्ता आप उसकी तरफ जाएंगे ना, और खदशात तो ये भी बढ़ रहे हैं कि शायद नवंबर में फिर ये केस दोबारा बढ़ सकते हैं। जो एडवाइजरी ग्रुप है या पंजाब हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी के इजलासों में डिसीजन आते हैं कि शायद दोबारा फिर बढ़ सकते हैं अगर हम सारा कुछ रूटीन के मुताबिक खोल देंगे। हुजूम पर अभी भी पाबंदी है। कल भी एक डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वो जो टैक्सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनको लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, वहां पे हुजूम ना होने दें, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दें क्योंकि हुजूम बनेगा। देखिए, शादी हाउस बंद है, लेकिन शादी हाउस खोलने का पंजाब हुकूमत फैसला कर चुकी है और पंजाब हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि फौरी तौर पे खोल दिए जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए करेंगे कि मुहर्रम उल हराम गुजार के 10 मुहर्रम गुजरे तो फौरी तौर पर ये शादी हाउस खोल दिए जाएं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि देखने में ये आता है गुज़श्ता कई सालों में कि जैसे ईद उल अज़हा गुजरती है, बड़ी ईद गुजरती है, तो फौरी तौर पर कई लोग जो है वो तकरीबात करते हैं, शादियों की तकरीबात बाकायदा आगाज हो जाता है इसी हुजूम से बचने के लिए, क्योंकि शादी में ये तो पाकिस्तानी और ये पॉसिबल नहीं है कि वो 8 से 10 अफराद की मुस्लिम शादी उनकी हो सके। वो तो ये तो कंफर्म है कि 200-300 बंदों ने आना है, चाहे वो पैसे उधार पकड़ के करें। कब में करवानी थी वो लॉकडाउन में करा चुके हैं शादियां, जो जिनमें थोड़ा सा वो समझ रहे थे कि हम ये करा सकते हैं वो करा लिए। लेकिन अच्छा हो गया, बड़ी फजूल खर्चियां लोगों की। मेरे ख्याल में ये हुकूमत को ये पॉलिसी वैसी मुस्तकिल अपनानी चाहिए। इससे ये है कि जो सफेद पोश लोग हैं उन पर पर्दा रह जाएगा और वो अपनी बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी बड़े एहतियात से, बड़ा कंट्रोल और रिजर्व रह के वो इजीली कर सकते। अच्छा हसन, अब हमें ये बताइए कि होटल्स पे खुल गए, तालीमी इदारे खोलने की अभी बात की जा रही है और हमारे सियाहती मकामात भी खुल गए, एहतियाती तदाबीर एसओपीज पर इम्प्लीमेंटेशन सख्ती होगी या फिर मनमर्जी है लोगों की? देखिए, सख्ती तो पहले भी हमने इतनी खास नहीं देखी। पहले भी हमने इतनी खास नहीं देखी। बेशक वो मवेशी मंडियां हों या शाह आलम मार्केट या इनारकली मार्केट कहीं पर हो, एक हद तक तो सख्ती देखी है। वो बस के एक डरावा है, पुलिस आती थी उठा के ले जाती थी, आगे जाके छोड़ दिया, ये इस हद तक तो डरावा था। लेकिन अवाम में किसी हद तक खुद भी इस चीज को जो है उन्होंने इस चीज को समझा है और बेहतर बनाने के लिए जो है वो हुकूमत का साथ दिया, बल्कि अपना साथ खुद दिया है। अब अगर इस चीज को वो छोड़ देते हैं, आप एक चीज चेक करें, अब गुज़श्ता सालों में यानी 5 सालों में इस पे रिसर्च की है, अगर गुज़श्ता 5 सालों में हर महीने की रेशो निकालें तो 35,000 से 52,567 तक जो है वो हलाकतें होती हैं पर मंथ। यानी तकरीबन रूटीन के मुताबिक आप उसमें जो है रोड एक्सीडेंट भी आ जाते हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं, हर तरह के, और 200% केसेस बढ़ जाते हैं इनमें, ये जो क्या कहा जा सकता है हॉस्पिटल्स में। अब क्या हुआ, जब कोरोना आया तो लोगों ने एहतियात बरतना शुरू की, कम होगी। किस हद तक कम हुई? 13,000 पर मंथ आ गई। बिल्कुल ऐसे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 40,000 हमने हलाकतें कंट्रोल कर ली। क्यों? उसकी रीजन ये थी कि माहौलियात बेहतर हुई और जो धुआं निकालती गाड़ियां थी उनको कंट्रोल किया, एक्सीडेंट कंट्रोल किए,
इमरजेंसी केसेस कम आए। और हम सिचुएशन यही है कि हम एहतियात नहीं करते, हम जो चीज गंदमंद आता है खा पी लेते हैं, और दूसरा वो हम अपने अब तो लोगों फोकस ने भी नहीं एहतियात करते। बरतनी शुरू कर दी है वैसे। बरतनी शुरू की है, लेकिन गुज़श्ता महीने का जो मेरे पास, जो मैंने नादरा से या बाकी जगहों से डाटा लिया लोकल गवर्नमेंट से, वो फिर जो है तकरीबन बढ़ना शुरू 24,000 के करीब, यानी लास्ट मंथ जुलाई, क्योंकि वहां पे रश ज्यादा था, उस महीने की फिर 24,000 तक पहुंच चुकी, यानी 16,000 से फिर 24। अच्छा हसन, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट तो अभी स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले मुसलसल ऐलान पे ऐलान दे रहे हैं कि हम 15 अगस्त को स्कूल खोलने जा रहे हैं। देखिए, जो घर में बैठे हैं ना खवातीन, वो बच्चों से खुद भी बहुत तंग आ चुके हैं, बेशक ऐसा ही और है। वो प्रेशर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ कि खुदा का वास्ता अब ये स्कूल खोलें। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है कि अभी कब खुलने। मैं आपको बता सकता हूँ रोजाना 8 से 10 ऐसी कॉल्स आती हैं, वो कहती हैं कि स्कूल खुलवा दें, बेशक बच्चा चला जाए स्कूल, क्योंकि जो माएँ हैं वो कुछ टाइम गुजार लेती है स्कूल से, अदरवाइज तो बच्चों को सुबह से शाम तक उनको पढ़ाना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं बच्चों को स्कूल भिजवा के। अब सूरत हाल ये है कि जो प्राइवेट स्कूल के मुतालबात भी ठीक है, और सरकार भी अब ये चाहती, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनका भी पर मंथ तकरीबन 15,000 से 19,000 रुपए तक जो है वो अलाउंसेस वगैरह कटौती हो रही है। वो भी ये चाहते हैं जो सरकारी मुलाजमीन है कि हम स्कूल जाएं, हम पढ़ाएं जाके, हम बच्चों को पढ़ाएं। और अब क्योंकि तकरीबन 7-8 माह तो हो गए स्कूल बंद है, कौन किधर जाता है। और दूसरा, अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएं, अदरवाइज उनकी जो डायमेंशंस हैं वो तब्दील हो जाती हैं। वो अब हुकूमत में बहुत पीछे चले जाते हैं। एक क्लास में बैठ के पढ़ना और एक घर बैठ के पढ़ना बहुत ज़मीन व आसमान का फर्क होता है। अब ये है कि हुकूमत इस चीज को समझ चुकी है, क्योंकि हालात भी ऐसे थे, वो खोल नहीं सकते थे, और ये देखने में आया था कि एसओपीज को फॉलो भी किसी हद तक नहीं किया जा सकता। बात ऐसी जगह है, मैं तो यकीन से कह सकता हूं कि सरकार में तो जितना मर्जी आप कर लें, सरकारी किसी एक स्कूल में भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाए। हसन, हमने पहले भी यही देखा है, जब लॉकडाउन खुला, जो बड़े बड़े चेन्स थी स्टोर्स की, वहां पर हमने देखा कि बहुत सख्ती भी हुई, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद, मास्क पहनने के बाद। वहाँ पे अभी भी है, अभी तक चल रही है, रूटीन में चल रही है। वो आपको दाखिले की इजाजत नहीं देंगे अगर आपने मास्क नहीं पहना, वो आपको नो कर देंगे वहीं पे, जबकि हमारी जो छोटी मार्केट्स है वहां पर कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, यही चीज है ना प्राइवेट और पब्लिक प्लेसेस का। प्राइवेट प्लेसेस में वो अपने जो एक ब्रांड होता है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो जितने भी बड़े मॉल्स हों, बड़ी मार्केटें हों, जो प्राइवेट जगहों पे बनी गई, उन पे किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आप, क्योंकि अगर एक बंदे को वहां से कोरोना निकल आता है तो पूरी मार्केट को उनको बंद करना पड़ता है। उसमें एक नहीं है, उसमें 8 से 10 ब्रांड बैठे होंगे या 100 के करीब ब्रांड बैठे होंगे बात बड़े होटल्स में, तो वहां पे जो है वो किसी चीज को कंप्रोमाइज नहीं करते एक शख्स से। तमाम बच्चे है जो भी है उनको तमाम को एसओपीज के मुताबिक गुजारते हैं और लेके आते हैं। पब्लिक जगह पे यह है नारकली या शालम मार्केट में तो आप अभी भी चले जाएं, वहां पे हजारों की तादाद में जिस तरह दुनिया फिर रही है, कोई पता नहीं है, जिसको जो दिल करता है वहां पे मतलब कि वहां पे जरासीम की एक सीधी सी बात है, एक बाजार गर्म है जरासीम का, वहां पे कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है। हमारे नुमाइंदगान आप लोग हमें दिखाते भी रहते हैं और सूरत हाल हम भी देखते रहते हैं, तो ये चीजें वहां पर फोकस करना चाहिए। और जिम्मेदारी किसकी है? ताजर बरादरी की। जो सदूर तो बन जाते हैं, सदर प्रेसिडेंट बॉडी तो बन जाते हैं, आप उनको ताजर बरादरी को सिर्फ ये ना कि उनसे पैसे लेके या उनका कोई काम कराना है, नारे लगाने या उनको सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाने या एहतजाज कराने दुकानें, बल्कि आप उनको ये एहतियाती तदाबीर के लिए आप अगर आपको बनने का शौक है इन ओहदेदार, तो फिर उनके लिए जान भी मारे। मुझे गवर्नमेंट स्कूलों में एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से बताइए कि उसकी क्या प्लानिंग है, कहां से आएंगे सैनिटाइजर, क्लासरूम्स को, बेंचेस को, बच्चों की चेयर्स को डिसइंफेक्ट कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन देगा बजट? देखिए, अभी तक जो चीजें चल रही हैं वो जो मैंने स्कूल डिपार्टमेंट से जो मालूमात ली हैं उनके मुताबिक जो उनको अखराजात मिलते थे स्कूल डिपार्टमेंट के, हाँ, यानी रूटीन के बजट की मद में मिलते जो बजट मिलते थे वहां से वो खर्च किए जाएंगे, और अलग से इसके लिए बजट मुख्तिस करने के हवाले से मामला ज़ेरे वो है। अगर पैसे रखे जाते हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं इसमें सीधी सीधी करप्शन होगी, क्योंकि माजी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि टीचर भी दूध से धुला हो। टीचर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कि अगर आप 80% बहुत अच्छे टीचर हैं तो 20% ऐसे खराब भी होंगे जिनका काम सिर्फ फोकस यही है। और टीचर्स तो माजी के अगर आप टीचर देखें तो उनका क्या ही बात थी, अब तो सिर्फ सारे स्कूल डिपार्टमेंट में फिरे होते हैं, कोई पैसे दे के तबादला करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हसन रजा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जाइए, मौज मस्तियाँ कीजिए, खाने वाने खाइए, लेकिन एहतियाती तदाबीर आपने अपनाने बिल्कुल नहीं भूलनी। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और केसेस भी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर मेरे पास ये है कि अब आने वाले वक्त में हमने कोरोना वायरस से बचना है और उसके बचाव के लिए ज़रूरी है जी वैक्सीन की तैयारी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कर ली गई है। जानवरों पर तजुर्बा भी कामयाब रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया के चंद ममालिक में वो वैक्सीन भिजवाई जा रही है, जिनमें खुशकिस्मती से पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और पाकिस्तान में भी लोगों पर बाकायदा तौर पर उसका ट्रायल किया जाएगा कि क्या वो वैक्सीन आने वाले वक्त में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको बचा पाती है या नहीं बचा पाती, कोरोना वायरस के खिलाफ कितना मौसर साबित होती है। बाकायदा तौर पर इसका ट्रायल होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इसका जो है वो तमाम तर ट्रायल करेगी। इसी पर बात करनी आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वाइस चांसलर हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि ये वैक्सीन कब तक आ रही है पाकिस्तान और क्या खासियत क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, तकरीबन 130 किस्म की वैक्सीन्स इस वक्त हैं जिन पर तहकीक हो रही है, और उनमें 2 किस्म की बुनियादी तौर पे वैक्सीन्स हैं। एक वो वैक्सीन्स हैं जो इस वायरस को, कोविड-19 की जो RNA वायरस है, इसको इस्तेमाल करके एनिमल्स में उससे वैक्सीन बनाई जाती है। और जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसी चीज़ पे काम कर रही है, एस्ट्राजेनेका अमेरिका में भी उसी चीज़ पे काम कर रही है। उसमें थोड़ा सा ख़तरा होता है कि ये जो वायरस है ये कहीं बीमारी ना कर दे वॉलंटियर्स में। तो हमारा क्योंकि ऑक्सफोर्ड के साथ भी इश्तराक है, तो उनके साथ भी इस वैक्सीन के बारे में हम चल रहे हैं। लेकिन हम ज़्यादा कीन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लिंडर्स है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एडिलेड में है, और इनके कैंपसेस सिडनी में भी हैं, मेलबर्न में भी हैं। ये वही ग्रुप है पेट्रोस्की का, निकोलस पेट्रोस्की इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है और डेविड गॉर्डन इसका को PI है। ये वो ग्रुप है जिन्होंने SARS-1 वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई थी। SARS-1 वो है जिसको ये SARS-2 है। इसी तरह इन्होंने स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बनाई थी, और इसी तरह जो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन भी इन्होंने इसी प्रोसीजर से। ये प्रोसीजर ये है कि आप वायरस के साथ काम नहीं करते, वायरस को इस्तेमाल नहीं करते, आप एक इंसेक्ट को, मक्खी है स्पेशल किस्म की, वो बुनियादी तौर पे उसको आप फीड करते हैं, उसको आप अमाइनो एसिड देते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि आप कंबाइन करते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस, तो वो मक्खी आपको ये वैक्सीन बना देती है। और इसमें उन्होंने, ये NIH की फंडेड है, US की, और US में ही इसके एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन भी हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब जब पाकिस्तान में वैक्सीन आएगी, आप प्रॉपर इसको देखेंगे भी, ट्रायल का एक बहुत आपके ज़ेरे निगरानी होगा, तो क्या जानवरों से आगाज़ होगा? हमारे यहाँ भी पहले जानवरों पे होगी या फिर डायरेक्ट इंसानों को लगाई जाएगी? जानवरों से तो खैर हमारा हो चुका है, तकरीबन माइस मॉडल्स पे हम पहले ही काम कर रहे थे। और लेकिन इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खाली हम वैक्सीन उनसे नहीं मंगवा रहे। वैक्सीन तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आ जाएगी, जब हम पायलट करने जा रहे हैं। पायलट का मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ये पहली दफ़ा ये वैक्सीन चेक करेंगे, और उसमें कोई 30 का ग्रुप है जिसको एक्टिव वैक्सीन देंगे। उसमें मर्द होंगे, ख़वातीन होंगी, और 30 ऐसे होंगे जिनको हम प्लेसिबो देंगे, यानी कि उसी मैचिंग होगा, लेकिन उसमें दवाई नहीं होगी, पानी होगा। ठीक है, ताकि हमने दोनों की सेफ्टी और दोनों के साइड इफेक्ट, जी हाँ, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम वैक्सीन में तो ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हमारे लोगों को वैक्सीन मिल जाए, ख़ासकर जिनको बीमारी ये नहीं में मुब्तला नहीं हुए, तो उतना बेहतर है कि वो प्रोटेक्टेड रहें और अपने आप को कामों में मशगूल कर सकें। और ज़ाहिर है एक्सपोजर थोड़ा अगर उनका होना जा रहा है, और ये राइट टाइम है इस वक्त वैक्सीन का, क्योंकि आज अगर वैक्सीन लगाएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन आपको तकरीबन 1 माह बाद मिलेगी, क्योंकि 2 डोजेस हैं। एक अभी लगेगी, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी 10 दिन बाद, और एक उसके 3 हफ्ते बाद 2 डोजें लगेंगी और मसल में लगेंगी।
तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम तो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन हम खुद यहाँ बनाएंगे, खुदकार हो हाँ, जाएं। उन्हीं की सही। वो जो बुनियादी तौर पे जो उनका तजर्बा फॉर्मूला है, है, जो उनका हाँ। पिछले 20 साल से तजर्बा है यही वैक्सीन बनाने का, उसको एग्रीमेंट हमारा उनसे ये हुआ है कि वो ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी टू यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन है। हमारे 2 बच्चे PhD जो कर रहे हैं उनको हम वहाँ भेजेंगे, जी। वो 1 साल वहाँ रहेंगे अंडर एग्रीमेंट, और वो वहाँ भी ट्रेन होंगे, और उनके जो पेट्रोस्की है वो यहाँ भी आएगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल ये जो आपने बात बताई है काज़मी साहब, ये तो बेहतरीन हो जाएगा कि अगर हम वैक्सीन भी बजाय इसके कि हम दूसरे ममालिक पे इन्हसार करें, हम अपने घर में तैयार करें इतने ख़तरनाक वायरस की वैक्सीन भी। जी सिद्रा, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन है तो टेक्नोलॉजी तो उनकी है। ये डॉक्टर जुवैद अकरम की हिम्मत है कि इन्होंने ऐसे उनके साथ MOU साइन किए, और हर बंदा ये सुन के हैरान होता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी आपको कैसे देंगे। हाँ। और ये भी एक डॉक्टर जुवैद अकरम को बहुत बड़ा सवाल है कि जो ये PhD स्कॉलर भेजेंगे, तो क्या वो इनके साथ वफादार रहेंगे कि वो जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे या कहीं और चले जाएंगे या कोई लीकेज नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत अवेयर रह के इनको बहुत अच्छे और वफादार लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ेगा। लेकिन काज़मी साहब, इनकी UHS की तारीफ तो बनती है कि हम पहले दिन से देख रहे हैं कि चाहे फंड इसका प्रॉब्लम हमेशा ही हमारे तालीमी इदारों में रहता है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन उसके बावजूद वबाई सूरत हाल में हर तरह से हर मामले पे इन्होंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से इसका कोई नुक्ता, कोई सिरा पकड़ा जाए। ऐसे ही है। UHS के अलावा जिसने भी कोशिश की है किसी किस्म की रिसर्च की, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब तो ये जुवैद अकरम साहब ही हमें बता सकते हैं कि इनको भी क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अब तक जो भी रिसर्च की है वो तकरीबन उसको पाया तकमील तक पहुंचाया और उसका कोई नतीजा अवाम को दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 3 माह के अंदर जो इन्होंने वादा किया है अवाम के साथ कल ब्रीफिंग में, तो वो अवाम के अंदर होगी, कमर्शियल हो जाएगी। और ये इनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो ऐसी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को हम देंगे उसका कंट्रैक्ट कि जो ये इस शर्त पे मार्केट के अंदर आएगी कि वो सस्ती से सस्ती अवाम को वो जो है वैक्सीन फराहम करेगी। मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी के साथ दुनिया, अब देखें SARS-1 का आप देख लें, वैक्सीन कोई लगवा रहा है, कहीं उसका नामो निशान है। मसला ये कि जितनी तेज़ी से ये रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो मौजूदा सूरत हाल यही है कि मैं नहीं समझता कि साल तक या 1.5 साल तक इसको भी नज़ला ज़ुकाम की तरह आप लेंगे और ये कोरोना 19 जो है वो रूटीन का हिस्सा बन अल्लाह करे काज़मी साहब आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो कुछ के हम इसको रूटीन में आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि किन लोगों पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी, कोई एज ग्रुप होगा, कितने लोग होंगे, कितने टाइम के लिए आप वैक्सीन लगा के वो अपने घरों में जा सकेंगे या फिर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा? देखें, हमने कल से एनरोलमेंट तो शुरू कर दी है। जो हम पहले पायलट करने जा रहे हैं वो तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 2 हफ्ते में शुरू कर देंगे, तकरीबन 60 लोगों का। और काज़मी साहब माशाल्लाह इन्होंने भी वॉलंटियर ख़ुद किया है, मैं खुद वॉलंटियर हूँ, तो इसलिए ये 65 ईयर्स से कम जो लोग होंगे और 18 साल से ज़्यादा, अभी क्योंकि सेफ्टी की वजह है, और इसमें जो हामला ख़वातीन हैं और जहाँ कोई प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा जिनको ये बीमारी चाहे उन्हें पता है या नहीं पता, जिनको ये एक्सपोजर हो चुका है, क्योंकि उनमें तो एंटीबॉडीज़ वैसे ही मौजूद होंगी, तो जाहिर है उनके पहले हम तमाम टेस्ट करेंगे कि उनमें एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी, और वो लोग जो किसी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं या रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह या लिवर ट्रांसप्लांट उनमें हुआ है, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशन लेते हैं, तो हम तो इसको बेसिकली ये देख रहे हैं। और ये जो पहला वॉलंटियर था वो उनका अपना फार्मासिस्ट था जो कि 70 साल था, उसका नाम आर्नल्ड है, उसने ये लगवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एंटीबॉडीज़ बड़ी अच्छी जनरेट हुई हैं। अभी ये तकरीबन 8 हफ्ते हो गए हैं उनको अपना लगाते हुए। तो जैसे काज़मी साहब ने कहा कि देखें, ये एग्रीमेंट्स जब होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान, तो ये सिर्फ एक दवाई नहीं देखी जाती, ये बहुत ज़्यादा, वो उनको भी बहुत कुछ हमसे मिलने जा रहा है। और इन्होंने ये एक बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल इन्होंने तो दुरुस्त बात कही कि जो हम लोग भेजते हैं, देखें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोई इस वक्त 70 उनके लोग बाहर गए हुए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि उन्होंने बॉन्ड भर के गए थे। अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमें अच्छा नहीं लगता कि हम FIRs कराएं
या उनकी जदादें या उनके पीछे बिल्कुल, वालों को बिल्कुल, बिल्कुल अटैच डॉक्टर। करें। तो लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, जो हमें डिस्करेज करती है। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमारा भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि जब हम किसी को PhD के लिए भेजते हैं बाहर, वो वहीं के होकर रह जाते PhD हैं। करके वहीं पे रह जाते हैं और फिर आते ही नहीं हैं, और फिर हम उनका पासपोर्ट कैंसिल कराते हैं, इधर बड़ा कुछ कराते हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। अब इसका हम ये कर रहे हैं उनसे कि उनको शुरू पे भेज रहे हैं, लेकिन जो एंड पे जो PhD उनको मिलनी है, जो जॉइंटली उनके और हमारे दरमियान, वो हम यही कर रहे हैं कि वो यहाँ पे होंगे उन 2 सालों में जब उनको मिलेगी, क्योंकि तकरीबन 4 साल का प्रोग्राम है ये। तो ये एक्चुअली इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट है और बहुत कुछ है। तो ज़्यादा खुशाइन चीज़ ये है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं खिलाफ। और जो इन्होंने काज़मी साहब ने कहा, ये भी हमारी एक वैक्सीन जो कंपनी है पाकिस्तान की, एक ही है और इस्लामाबाद बेस्ड है, उनके साथ चेयरमैन सेनेट ने कोई आज से 3 माह पहले हमारा एग्रीमेंट कराया था कोविड से रिलेटेड, और सेनेट के अपनी सेनेट में ही हुआ था, वो मौजूद थे। तो वहाँ पे हमारा उनसे एग्रीमेंट है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होगी जो आज़मी साहब के कि इसकी प्राइस इतनी हो पाकिस्तानी के लिए कि उसको कोई भीख नहीं मांगनी पड़े, उसको आराम से। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड-19 है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही इस वैक्सीन का नाम, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें कितने में इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाती है, तो कितने में? अभी तो इट इज़ टू अर्ली, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको 400-500 रुपए के करीब अगर ये होती है, क्योंकि ये जो यूरोप में या अमेरिका में इसकी प्राइसिंग डॉलर्स में बहुत $40 फिक्स होगी उधर, या उधर $45 है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी अब हम डॉलर के पीछे लग जाएं तो फिर तबाही होगी, अगर उसके पीछे ना लगे तो फिर इसीलिए मुझे ज़रूरी है कि हमें इंडिजिनसली बनाएं। और जो कि वो क्यों दे रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी, वो इसलिए दे रहे हैं कि जाहिर है उनकी रॉयल्टी मौजूद रहेगी, और अगर वो नहीं देंगे तो ये वैक्सीन ओनली अब टाइम 1 साल में कम से कम मैं समझता हूँ 12 से 13 वैक्सीन आ चुकी है। ऐसे ही है, अगर वो देंगे तो उनका एक नाम होगा, अगर वो नहीं टेक्नोलॉजी देंगे तो इस्तेमाल होगी, और जितनी तेजी से सर्च हो रही है वो फारग हो जाएंगे, तो हम ऑक्सफोर्ड से ले लेंगे। और हमें ये बताइए अब कि ये वैक्सीन जो ट्रायल होने जा रहा है, ये आपने बताया कि तकरीबन 1 माह के अंदर किसी भी शख्स को लगाएंगे तो फिर वो उसको 1 माह के बाद कितने फराद होंगे? ये दो इंजेक्शन है ना, इंट्रामस्कुलर हैं। पहले तो हमने ये अभी करके देखा है कि इसको जिल्द के नीचे लगाया जाए, इंट्राडर्मल, जैसे BCG वैक्सीन लगती है उसका, या जिल्द के नीचे लगाया जाए या पट्ठे में। तो अभी हमें ये समझ लगी है कि पाकिस्तानी में ये पट्ठे में लगाया जाए, डेल्टॉइड मसल में, सिंपल इंजेक्शन। और एक पहला लगेगा और एक 3 हफ्ते बाद, 2 डोजेज हैं। हमें ये बताइए कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स खुदा ना खास्ता अगर कोई हो सकते हैं, और दूसरा ये भी कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए किसी भी शख्स को इम्यून करेगी, और फिर दोबारा उसे कब जरूरत होगी वैक्सीन की? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट डाटा है वो तकरीबन 8 हफ्ते से ज़्यादा है ही नहीं। 8 हफ्ते तक एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जिनको 8 हफ्ते पहले लगी थी। अब 8 हफ्ते कोई टाइम नहीं है, हो सकता है साल बाद एक बूस्टर लगाना पड़े, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि उससे ज़्यादा 2 साल बाद लगाना पड़े, लेकिन मोस्ट लाइकली जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का टीटर है वो पहली के बाद डेवलप होता है। और पहले हमने इसकी डोज ढूंढनी थी कि कितनी डोज है। पहले हमने 25 माइक्रोग्राम शुरू की थी। 25 माइक्रोग्राम की बिनिस्बत जो 5 माइक्रोग्राम यानी कि कम डोज लगाई, उस पर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बेहतर बनी। तो इसलिए हम यही 5 माइक्रोग्राम की डोज पे आ गए हैं। तो ये काफ़ी मुश्किलात होती हैं डोज फाइंडिंग में। अब इसको ये सारा जो चीज़ है इसको हम सबमिट करा रहे हैं अप्रूवल के लिए, ड्राफ्ट को। हमारी एथिकल रिव्यू बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। अब इसको हम नेशनल बायोएथिक्स कमेटी में अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद ड्राफ्ट की जो क्लिनिकल ट्रायल्स कमेटी है जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अप्रूव्ड है फॉर ट्रायल्स। तो इसलिए होपफुली हमें हफ्ते 10 दिन में वो भी ट्रायल इजाज़त मिल जाएगी। काज़मी साहब, ये एक वैक्सीन के हवाले से तो बड़ा एक खुशगवार हवा का झोंका मुझे तो महसूस हो रहा है कि एकदम से बड़ी अच्छी खबर आई है कि पहले हम वैक्सीन पे बात कर रहे थे तो यही सुनने में आ रहा था कि 1 साल तक तो भूल जाएं, 10 माह तक तो भूल जाएं, इसकी वैक्सीन नहीं आने वाली, इसके साथ ही हमने रहना। सिद्रा, ये तो हो गया कि UHS ने हिम्मत करके एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और एक ऐसे डॉक्टर से रब्ता करके उससे टेक्नोलॉजी लेने की बात की है जो पहले भी ये वैक्सीन बना चुका है। और
इसके ट्रायल में बहुत ज़्यादा आपको आसानी ये होगी कि इससे इस ट्रायल से खौफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ये वही डॉक्टर है जिसने पहले भी SARS-1 की वैक्सीन बनाई है, और मैं नहीं समझता कि उसका कोई ये पहला ट्रायल है जिसकी वजह से मरीज़ को या दूसरे को वॉलंटियर को प्रॉब्लम पेश आएगी। अब रही बात कि पाकिस्तान के अंदर अपनी जो वैक्सीन बन रही थी वहाँ पे गवर्नमेंट ने किस हद तक उसकी हेल्प की है, क्या सूरत हाल है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो 3-4 माह से चीखो पुकार कर रही थी कि हम वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, हमारी हालात में हेल्प की जाए, इसमें मौजूदा सूरत हाल जो उनके पास भी हालात जो हैं वो नहीं है वैक्सीन तैयार करने, तो उन्होंने ऐड दिया तो उनको मतलब तो अपने इदारों की टेस्टिंग किट्स भी सुनी थी, वो मार्केट नहीं हो सकी अभी तक। वो भी यही सूरत हाल है, वो भी वैक्सीन की वो डॉक्टर जुवैद अकरम साहब ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इनसे भी शायद वो भारी निकले हैं। इस हवाले से वो भी अभी तक जो है ना वो ट्रायल में शामिल नहीं हो सकी। जब ट्रायल नहीं होगा, चीज़ आपके मेज़ पे पड़ी है, आपने उसको उठा के दूसरी जगह रखना है, तो ये काम नहीं हो रहा, इतनी आसान सारा हो रहा है। प्रेशर्स हमेशा हर फील्ड में होते हैं, ये सिर्फ हमारी मेडिकल की फील्ड में नहीं, हर फील्ड में जो है वो नाकदीन भी होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं इस मामले में खास? देखें सिद्रा, अगर आप मेरी हिस्ट्री में जाएं तो मैं 3 दफ़ा जेल जा चुका हूँ इन्हीं कामों की वजह से, और बहुत सारे इदारे नैब से इंक्लूडेड हमारे पीछे जब हमने इंटरफेरॉन बनाई थी। इंटरफेरॉन की हकीकत यह है कि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि और ओरल दवाइयाँ बन गई हैं। उस वक़्त इंटरफेरॉन का जो टीका इम्पोर्टेड मिल रहा था हमें 12,000 रुपये का मिल रहा था, पैगिलेटेड इंटरफेरॉन, और हमने वो 300 रुपये का बना दिया था। काजमी साहब ने बहुत उसमें हमें जी, तो वो जो माफिया 40 अरब रुपए की इम्पोर्ट थी, उन्होंने तमाम वकील और तमाम ये भी लतीफ़ा सुनाएं कि WHO ने मंजूर कर लिया है, इस्लामाबाद से नहीं हुआ था। जी हाँ, ये ऐसा ही है कि वो हम एक्सपोर्ट कर सक रहे थे, वो हम एक्सपोर्ट कर सक रहे थे। और इंटरेस्टिंगली उसी माफिया ने हमें कांटेक्ट किया कि ये आपके बस की बात नहीं, आप ये हमें बेच दें। तो हम तैयार भी हो गए 5.5 करोड़ रुपए पे, लेकिन क्योंकि हमने सोचा कि चलें हम वो किसी और मरीजों पे लगा देंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो उन्होंने खरीद के इसको सिर्फ शेल्फ करना था, तो हमें रोकना था, मार्केट नहीं करना। इन्होंने 2 लाख लगा दिया। तो इसलिए वो देखें, हमारा तो अपना 18 लाख रुपया उसको भरवाने पे लग गया, क्योंकि जाहिर। अच्छा, इसकी वैक्सीन में भी यही कुछ होगा। जैसे आप जो पता है कि जब हम लोकली बनाएंगे तो लोकली जो हमारी कंपनी है उसको हमने ऑलरेडी ये कह दिया है कि जी हमें आपने जो फिल करके देना है ये कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट नहीं रखना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद अपनी कमर्शलाइजेशन शुरू करे। देखिए, हम लेबॉर्ट्री लेवल तक हम एंटी कैंसर दवाइयाँ, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन, ये सब बन चुकी हैं हमारे पास है। हमारे पास 27 पेटेंट है, हमारे पास आर्टिफिशियल जिल्द है जो बाहर से आप तकरीबन $900 की पर इंच मंगवा रहे हैं, तो हमारी वो बनी है सिर्फ कोई 1200 रुपये में, उतनी ही 1200 रुपये और $900। देखिए इधर बर्न, लेकिन उसको कमर्शलाइज करने में बहुत मुश्किलात हमें आती हैं। हमारा ये काम नहीं है। देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है वो सिर्फ लैब तक है, हमारा कमर्शलाइजेशन ना गवर्नमेंट का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर का। मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट एक भी नहीं है अभी तक पाकिस्तान में। इंडिया में गुड लक टू देम के, और अनफॉर्चुनेटली फॉर अस कि उन्होंने 320 बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स हैं। चाइना में इस वक्त 3000 के करीब प्लांट्स हैं, तो हमारे पास एक भी नहीं है जो ये बायोटेक्नोलॉजी, जो महंगी वाली एल्ब्यूमिन जो है, इंसुलिन है, आपका ग्रोथ हार्मोन है, ये वैक्सीन्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी है। डॉक्टर साहब, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया हेल्थ में बहुत आगे है। आपको पता है कि WHO 90% जो मेडिसिन पूरी दुनिया में तकसीम करता है फ्री, वो इंडिया से बनवाता है। HIV, और ऐसा तो नहीं है कि वो वैक्सीन हमसे पहले ले आएंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, वो उनकी ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका से हो गई है, लेकिन हमारी और उनकी वैक्सीन में थोड़ा सा फर्क होगा। एज आई सेड कि हमारी इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है, हम एक्टिव वायरस के साथ काम नहीं कर रहे, वो रिस्की काम है। वो इसलिए रिस्की है, देखिए, जब आप वैक्सीन 100 भी डेवलप करते हैं तो उनमें से 5 मार्केट में जाती हैं, क्योंकि बाकी बीच में अभी इस वक्त भी 9 वैक्सीन फेल हो चुकी हैं। जब आप एक्टिव वायरस के साथ करते हैं तो जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी हमें बताना पड़ता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसे आप दोनों वॉलंटियर हैं तो आपको इंग्लिश में, उर्दू में बताया जाएगा, आपसे लिया जाएगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि जी इसके ये नुकसानात हो सकते हैं, ये फ़ायदे के चांसेस हैं, आपकी मर्जी है कि आप साइन करें या नहीं करें, करेंगे तो आपको लगेगी। तो इसलिए वो जो वैक्सीन है जहाँ पे हम वायरस को इंजेक्ट कर रहे हैं थोड़ी डोज में बॉडी में, उसमें ख़तरा है कि आप डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इसमें वो ख़तरा बिल्कुल नहीं है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि हमारे पास वो भी ऑक्सफोर्ड के साथ भी हमारा है, लेकिन हम इस पे ज़्यादा है क्योंकि ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जैसे इंसुलिन जिससे बन अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो चाहते हैं लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो आपसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं और उनको क्या, पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्या उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा या फिर वो वैक्सीन लगवाने के बाद ये भी बता दें कि कितनी एज के कितने अफराद आपको शामिल करें? देखें, जो अभी तो खैर ये मैंने बताया 60 लोग होंगे, लेकिन जो एक्चुअली हमारी जो प्रोटोकॉल है वो तकरीबन 10,000 वॉलंटियर्स का है, 10,000। तो उसमें भी 5,000 को एक्टिव ड्रग होगी, 5,000 को प्लेसिबो होगी, और वो एज ग्रुप 18 साल से 65 साल तक होंगे। और उसमें हम चाहेंगे कि शुगर वाले मरीज़ भी हों, ब्लड प्रेशर वाले भी कंट्रोल्ड, जिनको कंट्रोल्ड है, उसमें मर्द भी हों, खवातीन भी हों, उसमें तमाम एज ग्रुप के हों, ताकि हमें पता लगे। देखना हमने यह है कि उनमें एंटीबॉडीज़ कितनी बनती हैं, कि उनको प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी न्यूट्रल, और कब तक रहती हैं, ये सवाल है ज़्यादा इम्पोर्टेंट के जो जिसका जवाब जाना जाएगा इस वैक्सीन के ट्रायल के बाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आखिर जो है वो बड़ा अच्छा काम करने जा रहा है कि हम भी वैक्सीन का ट्रायल करेंगे और उसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि वो वैक्सीन फिर पाकिस्तान में बनाई जाए और अपने लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल की जाए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शाही कला समेत दीगर हम तारीखी इमारतों की भी ज़रूर बात करेंगे। सोहेल साहब, शाही कले पे तो हमने देखा है कि बड़े खूबसूरत इवेंट्स भी होते हैं और जब भी मैं खुद वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी लेकिन बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द, जो जहांगीर का मकबरा स्पेशली मैं उसकी बात करना चाहूँगी, इतने खूबसूरत वो जगह है, इतने खूबसूरत सराउंडिंग्स में वो सराय हैं, लेकिन बेकार पड़े हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि तारीख में महल भी है, हाकिम भी, तख्त भी, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर। तो ये लश्करों को तलाश करने वाली बात है, मतलब भूसे के ढेर से सुई का निकालने वाली बात होती कि एक सदियों पुराने जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं पहले आपकी नज़रों के सामने आते हैं, फिर आप उनको देखते हैं, अच्छा इसकी मरम्मत हो सकती, नहीं हो सकती, और अगर आप उसका प्लान बनाते हैं तो फिर कारीगरों का एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये एक बहुत खास किस्म का फ़न है। जैसे हम शाहबुर्ज दरवाजे की बात कर रहे थे, करने वाले भी खत्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह कि उनकी हौसला अफजाई नहीं होती ना। ये अफसर शाही का ये जो सिलसिला है ना, तो अफसर शाही से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स है ना, वो बहुत कम नीचे तक पहुंचते हैं, तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ जाते हैं। देखे ना, अब मतलब वो एक फर्निश्ड ऑफिस बन गया, उसमें एसी लग गए, गाड़ियां आ गई, उस पर मतलब आप कर रहे हैं, और वो जो नीचे जो मेहनत का तबका होता है तो उस तक ये बेनिफिट्स बहुत कम पहुंचते हैं, जिस वजह से लोग छोड़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद मतलब इस इदारे की, साथ साथ में आगा खान फाउंडेशन की, साथ में नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो इस हर मामले में बड़ा भरपूर तावन कर रही है, बड़ी उनकी ये एफर्ट है हमारे लिए कि हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी तारीखी नकूश हैं, जिनको महफूज बनाने के लिए वो खुद अपने पल्ले से पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये आपने सही बात की है कि ये बड़ा एक अभी इस हवाले से बहुत सा काम करना है, और बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उनको प्रिजर्व भी करना है। मतलब नई चीज़ों की दरियाफ्त तो अलग बात है, जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है वही एक बड़ा चैलेंज है। तानिया साहब, उनका तहफ़्फ़ुज़ तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन उनको हम मुख्तलिफ तफरीह के मकासद के लिए जिस तरह से अथॉरिटी उसको इस्तेमाल कर सकती है, हम लोग वैसा भी नहीं देखते। वो तो एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमने कई डेड स्पेसेस ऐसी हैं अंदरून लाहौर में और स्पेशली शाही किले में, जो कि आज तक यूज़ नहीं हुई थी, और उनको यूज़ करके हमने कोशिश की है कि हम रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाएं। जिस तरह फॉर एग्जांपल शाही हमाम था, एक मॉन्यूमेंट था, बंद पड़ा हुआ था, किसी को मालूम नहीं था, इवन वहाँ के रिहायशियों को नहीं मालूम था कि उनके सराउंडिंग्स में इतना अहम मॉन्यूमेंट है। हमने उसकी कंजर्वेशन की, उसके बाद उसको टूरिस्ट के लिए खोला, फिर वहाँ पे हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, कम्युनिटी गैदरिंग्स करनी शुरू की। मकबरा जहांगीर का कोई प्लान है? क्योंकि वो भी बड़ी खूबसूरत एक जगह है और जगह भी बहुत है, लेकिन वो जो साइडों पे उसके सराय हैं बहुत सारे, और वो ऐसे ही पड़ा है। वो मेरा ख्याल अभी तक शायद आर्कियोलॉजी के पास है। अच्छा, उन्होंने ये आपने जो सारी बात की है ना, उन्होंने सारी कबाहत से बचने के लिए कि मतलब हमारी जो कारकर्दगी है वो सामने ना आए, उसमें मतलब उन्होंने मीडिया बैन ही कर दिया। ये
ये जो कोलैबोरेशन है ना दरमियान में जिसका फुकदान रहता है आर्कियोलॉजी में और वर्ल्ड सिटी में, ये भी एक सोहेल साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, उसमें मसला ये देखना ये होता है कि मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो बहुत अरसे से है। अब देखना ये है कि उन्होंने इतनी दिहाइयों में क्या काम किया, और अगर एक नया इदारा वजूद में आया है तो उसने क्या काम किया, क्या नए इदारे का काम पुराने इदारे से बेहतर नजर आता है? अगर बेहतर नजर आता है तो फिर उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठ सकते हैं। मैं आपको बता रहा था ये जो सराय है जहांगीर के मकबरे वाली, इतनी खस्ता हाल है और जहांगीर के मकबरे की हालत इतनी बुरी है, लेकिन उन्होंने इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए कि ये सामने ना आए लोगों के, उन्होंने क्या किया, सिंपल मीडिया बैन कर दिया। देखें जी, वो हमारा एक जबकि दूसरी तरफ पे जाने के लिए आपको कोई 100 फोन घुमाना पड़ते हैं कि हाँ जी, हाँ। और हर बंदा ये मैं आपको हड बीती बयान कर रहा हूँ, हर बंदा ये कहेगा वो नहीं भाजी है मेरा काम नहीं हैगा, ए तुसी इंज करो डीजी साहब नाल गल करो, डीजी साहब को फोन किया, एक दूसरे पे दूसरा। अच्छा अब डीजी साहब आगे से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये बात करनी तो दफ्तर में आके करें। तो भाई सर आपने फोन किस लिए रखा हुआ? ये मैंने फोन आपका फोन सुनने के लिए रखा हुआ। चलो जी बात ही खत्म। अच्छा सोहेल साहब, हम इदारों की तो बात करते हैं लेकिन इसमें हमारे रवैये भी बहुत मैटर करते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज है, मैं यही बात करना चाह रहा था। तानिया साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगी। वजह यह है कि जब हम किसी तारीखी मुकाम पे जाते हैं ना, तो हम असल में वहां पर तफरीह करने के लिए जाते हैं। नान चने साथ लेके जाते हैं, गंडेरियां साथ लेके जाते हैं, जूस साथ लेके जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक ऐसी जगह होती है कि जब आप वहां पे जाते हैं तो आप एक पूरी यकसुई के साथ आपको जाना चाहिए। देखें अल्लाह ताला ने हमें एक चश्मे तसव्वुर नाम का एक वो दी है, एक हिस्स दी है, आप हजारों साल और ये बड़ी कमाल की चीज होती है। मतलब आप आंखें बंद करें और पलक झपकते में आप शाह बुर्ज दरवाजे के सामने खड़े एक मिनट के लिए उसके सामने जो बेंच लगा हुआ है ना, आजकल तो वैसे भी शाही किला बंद, उसके सामने बैठ जाएं आप पांव पे पांव रख के और शाह बुर्ज दरवाजे की तरफ देखें, और फिर मतलब आप तसव्वुर करें कि जब यहाँ से शाही सवारी गुजरती होगी तो क्या आलम होगा। और फिर सामने जो पेंटिंग वॉल है ना, वो एक ऐसी कमाल की चीज है कि अगर हम मुगल दौर में देखना चाहें तो वो पेंटिंग वॉल हमें बराह रास्त वहां ले जाती है। आप वो सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं जो आप वहां जाकर करते हैं कि एग्जैक्टली। अच्छा वो जो पेंटिंग वॉल है ना, वो मुगल दौर के जो कारीगर हैं, जो नक्शो निगार बनाने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल उस दौर की अक्कासी की है, हाथी से हाथी की लड़ाई, और इंसानी हाथों की मेहनत का कितना बड़ा। अब ये इधर शाहबुर्ज गेट है, उसके बिल्कुल साथ जो है पेंटिंग वॉल है, और आप सामने बेंच पे ऐसे पांव पे पांव रख के बैठे हुए हैं। उधर से वजाहत साहब आ जाते हैं आगा खान फाउंडेशन के, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि सर ये यहाँ पर लिया था। तो आप देखें कि जब आप उस तसव्वुर करते हैं तो उस सैर का और गंडेरियां लेके जाने वाली सैर के दरमियान क्या फर्क हो? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा हमारी आवाम के हवाले से मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि इदारों को जरूर हम बात करते हैं कि जहाँ पे खराबी होती है, लेकिन हमारी आवाम ये वाले मामला तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई मार्कर्स लेके जा रहा है, कोई पेन लेके जा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई अजीब ग्राफिटी का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मॉन्यूमेंट्स पे। और इवन के जो आप मसाजिद भी समझ लें, वो भी उससे महफूज नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफिटी इतनी जगह। लेकिन हमने अभी शाही किले में ये काम शुरू किया है कि हम जहांगीरी हाते में जो चैम्बर्स हैं वहां पे से ग्राफिटी खत्म कर रहे हैं, किले के मुख्तलिफ जगहों से ग्राफिटी खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफा हम लोगों ने उधर फाइन इम्पोज किया है कि अगर कोई पकड़ा जाता है, ये बहुत अच्छा आपने काम कर दिया करते हुए, तो उधर ही उसको फाइन होगा, और ताकि बाकी लोगों को भी एक सबक हासिल हो कि हमने एक मॉन्यूमेंट पे एक वर्ल्ड हेरिटेज शुक्रिया तानिया साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सोहेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लोगों को इस वक्त में अच्छी तो नहीं लग रही होंगी कि जो मैंने फाइन पे कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी शेयरिंग है, जब तक उनको फाइन का सजा का खतरा ना हो वो भाई नहीं बात मानते, और ये हमारी इतनी खूबसूरत तारीखी इमारतें हैं उनको जाके खराब करते हैं, गंदा करते हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान।